इसको समझना क्या है, द हंटर किल्ड द डीर। अब पहले आप जरा आर्टिकल्स का यूज समझ लें। आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, याद है आप लोगों को, पता है किसी को कितने होते हैं जी आर्टिकल? आ, एन और फिर द, दे आर आर्टिकल्स। आ और एन यूज किया जाता है किसी चीज की तादाद को बताने के लिए। ही इज अ हॉर्स, आई सा अ डीर, आई सा अ डीर। अब जनाब आ और एन तो इसलिए जब दा इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज्यादा यूजेज है, लेकिन मैं यहां पे आपको बता दूं कि दा को इस्तेमाल किया जाता है टू स्पेसिफाई, टू स्पेसिफाई। आई सा मोबाइल, मैंने एक मोबाइल देखा, कोई भी मोबाइल हो सकता है। अब मैं कहूं आई सा द मोबाइल, अब दा मैंने यूज किया तो इसका मतलब हुआ कि नाउ आई एम स्पेसिफाइंग दैट मोबाइल, नाउ आई नीड टू एक्सप्लेन विच मोबाइल, बिकॉज आई एम लिसनिंग, आई डोंट नो आप किस मोबाइल की बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं इस बारे में पता। आई सेड द मोबाइल दैट यू लेफ्ट इन द बार यस्टरडे। समझ आ गई है बात की? जो आपने जनाब वो हमारे पास बार थी ना हमारी, वहां पे आपने उसको जो है ना वो रखा था। ये बार हो सकती, दूसरी भी हो सकती है, जो आप समझ रहे हैं वो नहीं, दूसरी बार भी हो सकती है, जैसे बार चैम्बर भी होता है ना। तो स्पेसिफाई, इसका मतलब है जब मैं एक वर्ड से पहले, नाउन से पहले अगर द लगा रहा हूं तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि मुझे द भी नहीं लगाना चाहिए। समझ आ रही है कुछ बात की? आइए जरा आप ऑप्शंस की जाने पढ़ते हैं। द हंटर किल्ड द डीर, अब यहां पे द डीर की बात की गई और आगे एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो इसका मतलब है कि मुझे दा तो नहीं लगाना चाहिए। आइए जरा आप ऑप्शन की जाने पढ़ते हैं। द हंटर किल्ड डीर, जनाब ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन बाकी भी देखनी है। हंटर किल्ड नहीं जी, वो तो दाल लगी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो किसी सूरत नहीं माना जाने वाला, अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा। हंटर किल्ड द डियर, नो। द हंटर किल्ड द डियर, नो। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ये बिल्कुल ठीक होगा। क्लियर बेटा? मुझे उम्मीद है कि ये वाले सेंटेंसेस भी आपको बहुत अच्छे अंदाज से समझ आ गए होंगे। बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटेंस नंबर 8, और ये क्या कहता है देखें जरा। ईच ऑफ अस हैव अ पेन। ईच क्या है? क्या आप में से को मुझे बताना चाहेगा ईच किसे कहा जाता है? असल में बेटा ईच कहा जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट इसी वर्ड से निकला, आप जरा इसको समझें जरा बड़े ध्यान से। ये वर्ड ही आपको बता रहा है कि मैं क्या हूं, जरा इसको देख समझें ध्यान से। इंडेफिनिट का मतलब होता है जनाब अनडिफाइंड, जिसे आप डिफाइन ना कर सकें कि हाउ मेनी, हाउ मेनी कितने, हम नहीं जानते। तो जनाब याद रखें कि जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ पहले तो ये समझ ले कितने इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहले मैं आपके सामने जरा रख दूं, समझा दूं आपको, जरा देखें जी। ईच, एवरी, नीदर, ईदर, उसके बाद एनीवन, नन, नोबॉडी, इसी तरह समबॉडी, और सम हो सकता है, नथिंग हो सकता है, नथिंग के साथ साथ एवरीबॉडी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह आप नो वन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप एवरी थिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये अल्फाज आपने याद रख लेने हैं। ईच, एवरी, नीदर, ईदर, एनीवन, नन, नोबॉडी, समबॉडी को चाहे काट ही दें, समबॉडी ये थोड़ी सी सेंस दूसरी दे रहा है। सम, नथिंग, एवरीबॉडी, नो वन, एवरीथिंग, ये अल्फाज याद रख लें। इनको कहा जाता है कि ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस। ये क्या है? इनडेफिनेट। समबॉडी भी इनडेफिनेट है, लेकिन इसको सेंस वाइज जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में बंदा शिकार हो जाता है, किसी ने, किसी एक ने, तो इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है। तो जनाब ये जो अल्फाज हैं इनको इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहा जाता है। तो आपने याद रखना है कि जब इंडेफिनेट प्रोनाउंस की बात की जाती है, जब हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस लिखते हैं तो इनके साथ ऑलवेज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है? अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जब यूज किया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है? अब जरा समझे। ईच ऑफ अस हैज अ पेन, यानी ईच है तो उसके साथ देखें लिखा हुआ है हैज।
इसका मतलब है कि ये ठीक लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी तो हमने पढ़नी है। ईच ऑफ अस हैव अ पेन, हैव तो नहीं, गलत, ये ऑप्शन ही हमारे पास गलत है। ईच ऑफ अस हैव पेन, ये भी गलत। ईच ऑफ अस हैज द पेन, द की वही बात मैंने बताई थी ना पीछे, द डियर और डीर की। अच्छा ये भी गलत हो गया, तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? जी हाँ, जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ईच ऑफ अस हैज अ पेन। क्लियर है बेटा? डन। आइए